जय हिंद साथियों। मैं हरिवंश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SRG एकेडमी पर। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस की दिन पे दिन आपको हम अपडेट भी बता रहे हैं और आपके साथ किसी कीमत पर हम खड़े हुए हैं और हर हाल में हम आपको न्याय दिलाकर ही मानेंगे। हम नहीं, आप खुद न्याय लेकर मानेंगे, सब लोग मिलकर लेकर मानेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का उसमें श्रेय हो ही नहीं सकता है। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि आंदोलन के लिए आज सभी लोग 11 बजे इको गार्डन लखनऊ पहुंच रहे हैं। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड लेकर, क्योंकि इससे ये कंफर्म हो जाए कि ये स्टूडेंट ही है, और एक साथ बड़ी मात्रा में स्टूडेंट नहीं चलना है, दो दो तीन तीन लोग करके ही चलें, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर एक किसी तरह से गलत आरोप लगा के और हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज कर दें कि ये भीड़ थी या कुछ भी कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, अकेले या दो या तीन लोग मिलकर धीरे धीरे संवैधानिक तरीके से किसी भी प्रकार से बिना किसी नुकसान किए हुए और अपनी मांगों को उठाना है। और बेटा ये मानिए कि हमारी मांगों का असर हुआ है। भर्ती बोर्ड ने बहुत कुछ मंजूर किया है। हमारे जितने भी टीवी चैनल थे वो बहुत सारी मांगों को देख रहे हो, दिखाने भी लगे हैं जो अभी तक नहीं दिखाते थे, है ना। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि अभी SSC GD का एग्ज़ाम चल रहा है और रेलवे NTPC जो केवल गणित और रीजनिंग पर ही आधारित एग्जाम है। हालांकि जीके का रोल है उसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन जीके में आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे और गणित रीजनिंग में और मैथ में, अगर जो है मैथ और रीजनिंग रेलवे ग्रुप डी और NTPC में अगर आप 60 में 55 के करीब अगर आंकड़ा ले जाओगे तो आप प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आज हम आप लोगों के सामने सबसे पहला टॉपिक जो है वो यूनिट डिजिट। बेटा आपको ये भी बता दें कि कुछ लोग बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि सर जी आप जो लाभान, तो बेटा लाभान कंटिन्यू करेंगे, कल से हम लाभान भी आपको क्लास मिलेंगे। ये मुझे लगा कि यूनिट डिजिट एक अच्छा खासा है और किसी भी एग्जाम में बड़ी मात्रा में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं इसका भी आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। बेटा यूनिट डिजिट का मतलब हिंदी में कहेंगे इसको इकाई अंक। आप कहोगे जी सर मेरे समझ में बात आ गई। बेटा देखिएगा, अगर हम इकाई अंक की बात देखेंगे तो किसी भी संख्या का, जैसे अगर हम बात करें 5, 2, 3, 6, ये है आपका इकाई अंक। अगर हम बात करें 6, 8, 7, तो ये क्या है इकाई अंक। तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जब आप किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालें तो इकाई अंक निकालते समय केवल और केवल आपको इकाई अंक से ही मतलब होना चाहिए, आपको बाकी किसी भी अंक से कोई लेना देना नहीं है। अब इकाई अंक जोड़ने से भी होगा, घटाने से भी होगा, गुणा करने से भी होगा, पावर में भी होगा, फैक्टोरियल में भी होगा, इतने इत्यादि तरीकों से इकाई अंक आपसे निकलवाया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि इकाई अंक जब हम निकालेंगे तो बेटा ये बात आप अच्छे से समझते हो कि जब इकाई अंक मैंने आपको बता दिया इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे, तो जैसे अगर कहीं पर लिखा है कि 2534 प्लस 4238 प्लस, इस टाइप से कहीं पर लिखा है। अब आपसे पूछा जाए कि बेटा इकाई अंक क्या है, आपको कोई मतलब नहीं है, बाकी किसी दूसरे अंक से कोई लेने देना नहीं है। इसको देख लिया, इसको देख लिया और इसको देख लिया। 8 4 12, 12 में केवल इकाई अंक होता है 2 और 2 को जोड़ दिया 3 में, बेटा इसका आंसर हो जाएगा 5। बात खत्म है इकाई अंक, क्योंकि हमें केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब रखना है। जैसे अगर हम मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन लिखें, जैसे अगर बात करें, लिख दें 26 और प्लस, इस टाइप से कोई इकाई अंक लिखा जाए। बड़ा बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। तो आपको क्या देखना होगा, 4, 4 और 3 7 और 7 और 3 10। अब 10 में इकाई अंक होता है 0, तो इसका बेटा इकाई अंक हो जाएगा 0। अगला अगर हम देखें, मान लीजिए, अरे इसको देखते हैं। अगला अगर हम इकाई अंक की बात करें, जैसे कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई का भी लिख रहे हैं, माइनस का भी लिखेंगे बेटा, किसी भी तरह से आपको कुछ छोड़ेंगे नहीं। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे इस टाइप से कोई क्वेश्चन लिखा जाए, ये लिखा जाए, तब भी आपको क्या करना होगा, केवल आपको केवल और केवल मतलब किससे होगा, तो बेटा इसको केवल मतलब होगा इकाई अंक से। किससे मतलब होगा, इकाई अंक से। प्यारे साथियों, अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 का गुणा 7 में करेंगे 5 सत्ते 35, यानी यूनिट डिजिट क्या बनेगा, केवल 5 बनेगा। साथियों आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। जैसे
अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि जैसे अगर हम कुछ लिख दें, आप लोग कहोगे सर जी कुछ माइनस का भी बताइए, तो मैं कहूँ कि 666 में गुणे 525 माइनस 231 में गुणे 4 2। बेटा अब इसको देखिएगा कि अगर हम इसमें इकाई अंक देखेंगे तो 6 पंचे 30। आपको कहोगे सर जी मेरे समझ में आ गया, ये 6 पंचे 30, इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, और 1 दूना 2। अब यहाँ पर अगर प्लस का निशान होता, मान लीजिए हम कह रहे प्लस का निशान होता, आप तुरंत क्या करते, 0 में 2 ऐड कर देते और आंसर 2 हो जाता। लेकिन इसमें निशान काहे का है, माइनस का है। अब 0 से 2 घटाओगे नहीं, तो बहुत से बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, 0 से 2 नहीं घटेगा तो 2 से 0 घटा देते हैं और इकाई अंक इसमें 2 लिख देते हैं। साथियों ऐसा नहीं होगा, आप समझिए। अब जब इसका गुणा करेंगे तो कोई ना कोई तो एक ऐसी संख्या होगी जो इसके इधर लिखी होगी, तो जब 0 से 2 नहीं घटेगा तो यहाँ से कोई ना कोई दहाई ले लेंगे, और दहाई 10 के तो 10 से 2 घटाएंगे, साथियों इसमें हो जाएगा 8। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए जैसे अगर हम लिखें, आप लोग कुछ लोग बच्चे तो ऐसे होंगे जो देखते ही आंसर मार देंगे, बिल्कुल हमें भरोसा है। मान लीजिए अब जरा देखिए, अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, आप कहोगे सर जी 3 माइनस 6 चौक 24, यानी कितना होगा 4। प्यारे साथियों 3 से अगर हम 4 घटाएंगे, घटेगा ही नहीं। तो बड़े बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि 3 से 4 में घटाएंगे तो सर जी इसका इकाई अंक जो होगा वो -1 हो जाता है। बच्चों -1 नहीं होगा, आप तुरंत क्या करोगे, 13 से 4 घटा दो बच्चे, इसका इकाई अंक हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने दूसरे जा रहा हूँ, ये आप लोग समझ रहे होंगे कि इकाई अंक जब निकालेंगे तो आपको केवल और केवल इकाई अंक से मतलब है, केवल इसके अलावा किसी भी दूसरी संख्या से आपको मतलब है ही नहीं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर ये लिख दिया जाए, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पर कोई सम संख्या है, सम संख्या का मतलब 2 के गुणे में है, और उसका गुणा अगर कहीं पर 5 मिल जाए, फिर आपको आगे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, उसका इकाई अंक सदैव 0 होगा। अगर आपको पूरे सवाल में इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट निकालनी है और मल्टीप्लाई के हर जगह निशान मिल रहे हैं, और आपको कहीं पर 5 और 2 मिल जाए, यानी 5 और 2 नहीं, 5 के साथ किसी भी इवन नंबर यानी सम संख्या का गुणा करा दिया जाए तो उसका इकाई अंक 0 ही हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लिख दें 155 में गुणे 133 में गुणे 167, कुछ भी लिख दो। अब आपने देखा कि एक हमें इवन नंबर मिल गई और एक आपको 5 मिल गया, अब बाकी से कोई लेना देना नहीं, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी, यूनिट डिजिट बेटा 0 हो जाएगी। अब इसका दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जैसे अगर कहीं पर पावर की बात करते हैं तो बेटा पावर का मतलब होता है कि अगर किसी के ऊपर जितनी घातें होती उस संख्या का उतनी ही बार गुणा। जैसे अगर हम बात करें 3 की पावर 4, तो इसका मतलब हो गया 3 में गुणे 3 में गुणे 3 में गुणे 3। हम कहें 5 की पावर 3, तो इसका मतलब हो गया 5 में गुणे 5 में गुणे 5। अब इसको हम क्यों समझा रहे, तो अब जरा समझिए। जैसे अगर हम किसी संख्या को लिख लें, जैसे हम शुरुआत करते हैं सबसे छोटी संख्या 2 को, अब जरा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में गुणे 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 2। बेटा एक चीज आपने देखी होगी, इसका इकाई अंक 2 ही रहेगा, 2 दूनी 4, फिर इसको देखेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अब फिर देखिए 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बेटा एक चीज़ आपने देखी होगी, अगर इसका फिर गुणा करा दें तो आप तुम कहोगे सर जी बिल्कुल, फिर इसमें 6 आ जाएगा, फिर अगर इसमें 2 का गुणा करा दें फिर 2 आएगा। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि 2 से कितना हुआ 4, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 6, इसका अलग पेयर बन गया, 2 4 8 6,
फिर अलग पेयर बन गया और फिर 2, यानी हर 4 अंकों के बाद, यानी किसी भी संख्या के इकाई अंक का अगर हम 4 बार गुणा करा देंगे और 4 अंकों 4 बार गुणा कराने के बाद वही अंक बार बार रिपीट होने वाला होता है। अब जैसे देखिए, अगर इसमें हमें केवल 4 के 2 पेयर बन गए, 4 इधर 4 इधर, फिर केवल क्या बचा है 2। अब मान लीजिए यहां पर अगर हम 2 लिख दें तो 2 दूनी 4, अगर हम यहां पर देखें फिर लगा दें तो 4 दूनी 8। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर कंप्लीट 4 के पेयर बन रहे हैं तो इकाई अंक 6 रहने वाला है। अगर कंप्लीट इकाई 4 का पेयर बन गया तो इकाई अंक 6 होगा। बाकी अगर एक रिमाइंडर आ रहा, यानी जैसे हमने किसी संख्या को देखा, अब 4 के बाद केवल एक ही बच रहा है तो उसका इकाई अंक 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया। अगर 4 पेयर बन गए तो 2 की पावर 4 है। अब इसमें पावर वाले में तो कॉन्सेप्ट होता, अगर किसी संख्या के अंत में, इसको पहले हटाते हैं, तो घातों का इकाई अंक, तो घातों का इकाई अंक देखें तो घातों में जब इकाई अंक निकालते हैं, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, क्योंकि 0 का जब हम लगातार 0 में 0 में 0 में 0 में गुणा करते चले जाएंगे तो एक बात याद रखना कि वो हमेशा ही 0 ही रहने वाला है। अगर हम 1 की बात करें, अगर किसी संख्या का 1 1 1 1 1 1 का गुणा करते चले जाएं तो वो 1 ही रहने वाला है। अगर किसी संख्या का 5 5 25 फिर उसमें 5 करेंगे तो 5 ही रहने वाला है। और अगर हम 6 को देखें तो 6 6 36 6 216, यानी 6 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब हुआ प्यारे साथियों कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसके ऊपर चाहे जितनी घातें क्यों ना लगी हों उसका इकाई अंक कभी बदलने वाला नहीं होता है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसके ऊपर साथियों चाहे जितनी घातें क्यों ना लगी हों उसका इकाई अंक कभी बदलने वाला नहीं होता है। ठीक है। अब इसके अलावा अगर किसी संख्या के अंत में 4 हो और 9 हो, अब जरा 4 को देखिए, 4 में गुणे 4 में गुणे 4 में गुणे 4, बेटा देखिए इसमें 2 पेयर बन रहे हैं। 4 को देखो तो ये 4 है, 4 चौकू ये हो जाएगा, इसको देखोगे तो 16, और फिर देखिए तो 4 है, और फिर देखिए तो 6 है। यानी अगर 4 और 9 के ऊपर, यानी 4 के ऊपर अगर सम घाते हैं तो इसका इकाई अंक कितना रहने वाला होगा 6। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है और उसके ऊपर इवन नंबर है, यानी जो घाते हैं पावर हैं वो इवन नंबर है, सम संख्या है, तो उसका इकाई अंक बेटा 6 रहने वाला है। और उसके ऊपर अगर विषम घाते हैं तो उसका इकाई अंक 1 रहने वाला है, नहीं 4 ही रहने वाला है। ठीक है। अब जरा 9 को देखते हैं। अगर हम 9 को देखेंगे तो इसी प्रकार 9 का अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 में गुणे 9 में गुणे 9 में गुणे 9, इसका देखोगे तो 9 9 नेम 81, 1 नेमा 9, 9 एकन 9। बेटा देखिएगा कि अगर 9 के ऊपर विषम घाते हैं तो उसका इकाई अंक क्या रहने वाला है 9 ही रहने वाला है। बेटा ये जो है ये आपका गलत लिख गया है यहाँ पर, हाँ, क्योंकि 9 9 नेम 81, 1 नेमा 9, 9 नेम 81। तो बेटा देखिएगा, तो अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है और उसके ऊपर विषम घाते हैं, उसके ऊपर कैसी घाते हैं बेटा विषम, उसके ऊपर कैसी घाते हैं विषम, क्योंकि 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात, तो उसका इकाई अंक 9 ही रहेगा। और उसके ऊपर अगर सम घाते हैं तो उसका इकाई अंक कैसा हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है तो अगर उसके ऊपर सम घाते हैं तो उसका इकाई अंक 6 रहने वाला है, और विषम घाते हैं तो उसके ऊपर इकाई अंक कैसा रहने वाला है, आपको कहे सर जी इसका इकाई अंक विषम घातों में 4 ही रहेगा, है ना। तो इसमें 4 और 9 का कॉन्सेप्ट ये है कि 4 और 9 अगर घातें देखेंगे, अगर बेटा इसकी घातें सम है तो आप कहोगे सर जी इकाई अंक 6 है, और हम कहें घातें विषम है तो आप कहोगे सर जी 4 ही रहेगा। मैंने कहा वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, सॉरी बच्चे तो अच्छे हो लेकिन गलत लिख गया है। देखिए अब इसमें अगर विषम है तो बेटा कितनी रहेंगी 4। इसी प्रकार 9 को देख लेते हैं। तो अगर 9 के ऊपर बेटा घातें कैसी हैं सम है, घातें कैसी हैं
सम है। तो 9 का ऊपर अगर घाते सम है, आप कहोगे सर जी यूनिट डिजिट 1 बनेगा। अगर हम कहते बेटा घाते विषम है, आप कहोगे सर जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें जो इकाई अंक होगा वो 9 होगा। ठीक है, अब बाकी कंडीशन में क्या होगा, तो आपको पता अगर किसी संख्या के अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसका इकाई अंक 9 चेंज होगा। अगर किसी संख्या के अंत में 4 या 9 है तो 4 के ऊपर घाते सम है तो इकाई अंक 6 हो जाएगा, 4 के ऊपर घाते विषम है तो इकाई अंक 4 रहेगा, 9 के ऊपर घाते सम है तो इकाई अंक 1 होगा, 9 के ऊपर घाते विषम है तो इकाई अंक 9 होगा। अब जरा देखिए अब बाकी कंडीशन में क्या रहेगा, तो बाकी कंडीशन में भी हम आपको बता दे रहे हैं। अभी मैंने 2 का आपको बताया था एग्जाम्पल, क्योंकि आपको पता है जब किसी संख्या का बार बार गुणा करेंगे और 4 के बाद वो रिपीट कर जाती है, जब 4 के बाद रिपीट करेगी तो आपको घातों में क्या करना होगा, 4 से भाग करा देना होगा। तो बेटा अगर मान लीजिए x है और x की पावर मान लीजिए n है, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, इकाई अंक क्या चीज, तो प्यारे साथियों इसमें आपको निकालना होगा इकाई अंक। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें घात में करा देना होगा 4 से भाग। बेटा घात में क्या करा देना होगा, 4 से भाग। अब इसमें देखना होगा जो शेष आए, जो बेटा नोट्स में लिखते रहना, जो शेष आए, जो शेष आए, जो भी शेष आए, जो भी शेष आए, जो शेष आए उसे इकाई अंक की घात बना देंगे, उसे इकाई अंक की घात बनाएंगे। बेटा क्या बनाएंगे, घात। अब अगर शेष 0 हो, शेष 0 हो तो घात 4 होगी, तो घात क्या होगी, 4 होगी। अगर शेष 0 हो तो बेटा क्या होगी, घात 4 होगी। तो यानी घात जो भी है उसमें किस में भाग करा देंगे, उसमें 4 से भाग करा देंगे। इसमें जो भी शेष आएगा, अब उस जो भी शेष आएगा उसके ऊपर कितना, जो भी शेष आएगा अब उसको, जो भी शेष आए उसे क्या करेंगे, उसे इकाई अंक की घात बना देंगे। जो शेष आए उसे क्या करेंगे, उस संख्या में जो भी इकाई अंक होगा उसकी घात बना देंगे। अगर शेष 0 हो जाए तो फिर घात 4 बनाएंगे। आप कहोगे सर जी अगर शेष कहीं 12 आ जाए तो साथियों आप एक बात ये मान लीजिए, जब हम किसी संख्या से भाग कराते हैं तो शेष फल उससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो हम जब भाग ही 4 से करा रहे हैं तो ये कन्फर्म है कि जो शेष फल होगा वो 4 से बड़ा जीवन में होगा नहीं। तो शेषफल मैक्सिमम होगा 3 और उससे ज्यादा शेषफल 0, और इसके बाद फिर 1, 2, 3 0, यही तो कंडीशन है। अब शेषफल अगर 1 आ रहा तो इकाई अंक की घात 1, शेषफल 2 आ रहा इकाई अंक की घात 2, शेषफल 3 आ रहा इकाई अंक की घात 3, और अगर शेषफल 0 हो जाए तो इकाई अंक की घात 4 कर देंगे बस। अब इसके अलावा ये चीजें आप नोट कर लीजिए, यानी क्या करेंगे, अगर घातों में इकाई अंक पूछें तो घात में किसमें, घात में 4 से भाग करा देंगे। बेटा घात में जो 4 से भाग कराएंगे जो भी शेषफल आएगा उसे इकाई अंक की घात बना देंगे। अगर शेष 0 हो जाए तो इकाई अंक की घात 4 बना देंगे। अब जरा देखिए थोड़ा सा मैं आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट और बता दूं। देखिए फैक्टोरियल का बता दूं, बाकी सवाल आपके बड़े आसानी से लगा देंगे अभी थोड़े से। देखिए फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे अगर कहीं पर फैक्टोरियल n लिखा है तो आपको समझ लेना कि इसका मतलब हो गया n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब हो गया 3 में गुणे 2 में गुणे 1। यानी कुल मिलाकर फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि किसी संख्या का गुणा है तो वो डॉट 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 उसको तब तक करिए जब तक वो 1 तक ना आ जाए। जैसे एग्जाम्पल ले लें, अगर कहीं पर एक फैक्टोरियल 7 है तो इसका मतलब हो गया 7 में गुणे 6 में गुणे 5 में गुणे 4 में गुणे 3 में गुणे 2 में गुणे 1। ये होता है फैक्टोरियल का मीन्स। फैक्टोरियल अगर हम 20 की बात करें तो आप कहोगे सर जी 20 में गुणे 19 में गुणे 18 में गुणे 17 और कहाँ तक चला जाएगा, आप कहोगे सर जी ये अच्छे से मेरे समझ में आ गया, 3 में गुणे 2 में गुणे 1 तक। अब एक चीज़ आपने देखी होगी फैक्टोरियल में कि अगर हम यहाँ से देखें एक और फैक्टोरियल निकालते हैं, फैक्टोरियल 5 का मान, तो 5 में गुणे 4 में गुणे 3 में गुणे 2 में गुणे 1 और फैक्टोरियल 4। तो इसका मतलब हो गया 4 में गुणे प्यारे बच्चों 3 में गुणे 2 में गुणे
1। अब बेटा एक चीज़ इसमें आपको कॉमन मिलेगी कि फैक्टोरियल 4 तक तो, फैक्टोरियल 3 तक तो ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 3 में देखोगे 3 दूनी 6 है। बाकी फैक्टोरियल 3 से ऊपर सारे ही फैक्टोरियल 4 से विभाज्य होंगे। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि फैक्टोरियल 4 से ऊपर के जितने भी संख्याएं होंगी, फैक्टोरियल 3 तक तो ठीक है, फैक्टोरियल 3 के ऊपर फैक्टोरियल 4 हो, फैक्टोरियल 5 हो, फैक्टोरियल 6 हो, सभी में 4 होता है और सभी 4 से विभाज्य होती हैं। आप कहोगे सर जी बिल्कुल समझ में आया। और फैक्टोरियल 4 के ऊपर जितनी भी संख्याएं होंगी, फैक्टोरियल 4 के ऊपर जितनी भी संख्याएं होंगी, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, इसका इकाई अंक हमेशा 0 ही रहता है। ये बात भी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि 4 तक तो ठीक है, 4 के बाद ऐसा कोई फैक्टोरियल नहीं है जिसमें 5 ना मिले और जिसमें सम संख्या ना मिले। और हमने अभी बताया था कि 5 और सम संख्या का अगर गुणा आपस में होगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही बन जाएगा। अब जरा आपको तो देखिए, अब फैक्टोरियल 3 को अगर हम निकालेंगे तो साथियों आप कहोगे 3 में गुणे 2 में गुणे 1। अब जरा देखिए, इससे ऊपर जितने देखोगे सभी में 4 से भाग जाएगा, सभी में 4 से भाग जा रहा। फैक्टोरियल 3 के ऊपर जितने भी फैक्टोरियल बड़ी संख्या उसमें सब में 4 से भाग जा रहा। और फैक्टोरियल 4 से ऊपर जिसमें भी देखो उसमें 5 और सम संख्याएं दोनों मिल रही हैं, अतः उसमें इकाई अंक 0 होने का फुल चांसेस है, यानी इकाई अंक 0 ही होंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको मैंने बताई, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, अच्छा एक कॉन्सेप्ट आपको और बताना है, आपको बता देते हैं, क्योंकि फिर आपको सवाल थोड़ा स्पीड में बता देंगे तो आप लोग समझोगे अच्छे से। जैसे अगर किसी संख्या को, जैसे हम लिखें 1 का स्क्वायर, आप कहोगे सर जी इसमें भी पूछने के बाद 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। कोई भी अगर इसके इकाई अंक 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौकू 16, 5 25, 6 छरंग 36, 7 सते 49, 8 अठे 64, 9 नेम 81, यानी ये इसके इकाई अंक रहे। जरा इसमें देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो नहीं आ रही। आप कहोगे सर जी मेरे, आप लोग एकदम से चट से जवाब दोगे, कहोगे सर जी मैं एकदम से बताने चाह रहा हूँ कि इसमें 2 कहीं नहीं मिला है। आप कहोगे सर जी इसमें 2 कहीं नहीं मिला है। आप मैं कहा अच्छा। आप कहोगे सर जी इसमें 3 भी नहीं मिला है। अब बात तो सही है। 4 मिला है, बिल्कुल मिला है। 5 मिला है, हाँ मिला है। 6 मिला है, हाँ मिला है। 7 बेटा कहीं नहीं मिल रहा है, तो लिख दो। क्या 8 मिला है? नहीं मिला है। 9 मिला है, बिल्कुल मिला है। 10 यानी 0 हो सकता है। तो एक चीज याद रखना कि 2, 3, 7, 8 ये जीवन में किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में नहीं आ सकते हैं। 2, 3, 7 और 8 ये जीवन में कभी भी किसी संख्या के वर्ग के अंत में हो ही नहीं सकते हैं। कौन कौन? 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 कभी भी किसी संख्या के वर्ग के अंत में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या होगी उसके अंत में लिखे तो यही अंक होंगे। अब किसी के अंत में 1 है तो उसका इकाई अंक 1 होगा, किसी संख्या के अंत में 2 है उसका वर्ग के इकाई अंक में 4 होगा, 3 है तो उसके वर्ग के इकाई अंक 9 होगा, 4 है तो 4 चौकू 16 होता है, लेकिन वर्ग का इकाई अंक जो होगा 6 होगा, 5 का 5, 6 का 6, 7 सते 49 यानी 9 होगा, 8 64, 4, 9 ने 81, 1। इसी प्रकार इसको हम थोड़ा घन का भी देख लेते हैं। घन का भी देख लेते हैं बेटा। अगर हम घन को देखेंगे तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब। 0 तो मतलब 0। अगर हम इसके इकाई अंक देखेंगे, इसके बेटा हम इकाई अंक अगर हम देखेंगे बच्चों, तो आप तुरंत चिल्लाओगे एकदम से सर जी मैं बहुत होशियार हूँ और मैं अभी बता रहा हूँ। आप लोगों ने बता भी दिए होंगे। 1 का 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 तिया 27, 4 चौको 16 चौको 64, 4 चौको 16। अच्छा अभी हमने बताया कि 4 के ऊपर जब विषम घाते हों तो उसका इकाई अंक 4 ही रहता है। आप कहोगे जी सर ठीक है। 5 के ऊपर चाहे जितनी घातों कभी बदलता नहीं, 6 के ऊपर चाहे जितनी घातों कभी बदलता ही नहीं है। अब 7 के ऊपर करोगे तो आपको पता 7 सत्ते 49, अब 49 में 9 का लेंगे और 9 सत्ते 63 यानी 3, 8 64, 8 512 यानी 2 और 9 के ऊपर विषम घाते हैं 3। तो देखिए अब यदि किसी संख्या के घन की अगर हम बात करें, अगर किसी संख्या के अगर हम घन की बात करें तो आप कहोगे सर जी आप बिल्कुल, तो इसमें देखिए
अगर हम किसी संख्या के घन की बात करें तो आप कहोगे सर जी इसमें कौन सा घन में इकाई अंक नहीं हो सकता। एक है, बिल्कुल हो सकता है। दो, आप कहोगे सर जी हाँ है। तीन, कहीं ढूंढे मिल रहा, हाँ मिल रहा है। चार, हाँ मिल रहा है। पाँच, मिल रहा है। छः, छः आपको मिले, जरूर मिलेगा। अब देखिए सात भी मिल रहा, आठ भी मिल रहा और नौ भी मिल रहा है। अब इसका मतलब हो गया कि अगर किसी संख्या का घन किया जाए, अगर किसी संख्या का घन किया जाए तो एक भी मिल रहा है, देखो दो भी मिल रहा है, तीन भी मिल रहा है, चार भी मिल रहा है, पाँच भी मिल रहा है, छः भी मिल रहा है, सात भी मिल रहा है, आठ भी मिल रहा है और नौ भी मिल रहा है। तो घन में आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ बेटा इसको देखिएगा, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं है। आप तुरंत बोलोगे सर जी कि मेरे आपने अच्छे से समझाया है कि 8 नहीं हो सकता था। ओके, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और कितनी 111, तो जब पहली संख्या 0 है तो इसका मतलब दूसरी संख्या 1 होगी, तीसरी संख्या 2 होगी, चौथी संख्या, देखिए पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 1, पहली संख्या 0, दूसरी संख्या 1, तीसरी संख्या 2 है, चौथी संख्या, तो आप कहोगे ये 3 होनी चाहिए थी। चौथी संख्या कितनी है? 3। ये गड़बड़ कर दिया था। चौथी संख्या 3 और डॉट डॉट 111वीं, पहली 0, दूसरी 1, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो 0 से लिखेंगे तो आपको पता 111वीं संख्या 111 नहीं होगी क्योंकि हमने शुरुआत 0 से की है। तो 111वीं संख्या बच्चे कितनी होगी? आप कहोगे सर जी 110। अब इनके योग का फार्मूला लगाओगे तो इनको योग बराबर होता है किसी भी संख्या का, अगर हम योग की बात करेंगे तो आप कहोगे सर जी योग बराबर होता है n/2 अंतिम पद प्लस पहला पद। ठीक है, अब इसमें टोटल कितने पद हैं? आपको कोई सर जी इसमें भी पूछने वाली बात है। 111 पद थे, हम कहेंगे पहला पद कितना है? 0, अंतिम पद कितना है? 110। इनको जोड़ोगे तो 110 हो जाएंगे। बेटा इनको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 55। अब 5 एकन 5, क्योंकि हमें अंतिम अंक से ही मतलब है, तो बेटा 5 एकन 5, इकाई अंक कितना बनेगा? 5। इकाई अंक कितना बनेगा? 5 इकाई अंक। तो इसमें देखिए तो प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई अंक क्या बनेगा? 5। 81, 82, 83, बेटा अगर आपको पता है जब 81 से लेकर 89 तक जाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं एक संख्या मिलेगी 85 और एक संख्या 85 मिलेगी, और आपको पता सम संख्या तो है ही, तो 5 और 2 मिलकर इसको बना देंगी 0। और जब किसी संख्या के अंत में 0 आ जाता है ये बड़ा नालायक है, ये किसी को टिकने नहीं देता है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम इसको देखें कि इसमें इकाई अंक, तो बेटा देखिएगा इसमें हमें 5 मिल गया है। आप कहोगे जी सर क्या 5 के अलावा कहीं पर सम संख्या मिली है? आप कहोगे इसमें विषम है, विषम है, विषम है, विषम है, विषम है, विषम है, विषम है और विषम है। तो अगर 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या में होगा तो वो इकाई अंक 5 ही रखता है। देखिए 5 की एक आदत है, अगर उसका गुणा विषम में होगा तो वो 5 रखेगा और सम में होगा तो वो 0 कर देगा। तो इसमें विषम ही विषम है तो इसका इकाई अंक हो जाएगा प्यारे साथियों 5। 2 की पावर 51 में, तो बेटा 51 में अगर हम 4 से भाग कराएंगे तो जैसे हम 51 में 4 से भाग कराएंगे 12 चौक 48, यानी 48 पूरा पूरा, 3 रिमाइंडर बचेगा। अब जो 3 रिमाइंडर बनेगा, हमने बताया था जो घातों में जो शेष बचता है उसे इकाई अंक की घात बना देते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इसको हम 2 की घात 3 लिख देंगे, और 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, यही आंसर बनेगा। इसमें सबसे दाईं ओर से, दाईं गैर से गलत लेके आई है, दाईं ओर से था। ठीक है, शून्य अंक क्या होगा? बेटा इसको दाईं ओर से था, इसको, ठीक है। अब जरा देखिए 30 की पावर 29 28 है, तो 30 की पावर 29 28, तो 30 की पावर 29 28 है। बेटा आपको पता है कि दाईं से, तो जब 30 की पावर 29 28 करेंगे वो गैर शून्य की बात कर रहा है, गैर शून्य, दाईं ओर से सबसे गैर शून्य, दाईं ओर से गैर शून्य। अब जब गैर शून्य का मतलब है कि 0 से तो हमारा लेना देना खत्म हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, अंत के 2 अंकों में हम 4 से भाग करा देंगे। तो जैसे ही बेटा इसमें 4 से 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते यानी भाग एकदम से
पूरा पूरा चला गया है। तो जीरो हो गई। अब हम केवल 3 से लेना देना रखेंगे और 3 की घात 4 करेंगे तो 3 त्रिका 9, तिया 27, तिया 81, यानी 3 का गुणा बेटा 4 बार करिए। ठीक है, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 7 तिया 21, यानी इकाई अंक क्या बनेगा? 21 होगा, यानी 1 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 1। तो बेटा इसमें दाईं ओर से दाएं से इसमें पूछ रहा था बच्चे, दाएं से गैर शून्यंक क्या होगा? तो इसका एक गैर शून्यंक होगा 1। इसका आप ये समझ रहे होंगे, यानी जब इसको 0 देखेंगे तो अंतिम अंक तो 0 हो ही जाएगा, ये तो कंफर्म ही है। अब इसका दाईं ओर से तो हमें केवल 3 से लेना देना है। अब 3 की पावर अगर 2928 लिखी होती तो घात में हम 4 से भाग कराते हैं। घात में जब 4 से भाग किसी भी संख्या में कराओ तो केवल 2 अंकों में करा लीजिए। हमने 28 में करा लिया, 4 से भाग चला गया, और 4 से भाग जाने का मतलब ये हो गया कि इसमें हमें अब 4 ही घातें लिखनी पड़ेंगी, और 3 की घात जब 4 करेंगे तो इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बेटा अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अब देखिए बेटा 6 सवाल हमारे कंप्लीट हुए। 7वां सवाल में 1000वें स्थान। बेटा आप समझ सकते हो कि 1000वें स्थान का मतलब बात ये हुई है कि जरा इसको देखिएगा, 1000 में अगर कहीं पर ये लिखा हो, अगर इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी ये रहा 1000वां। अगर हम आपसे बात करें, अगर हम बात करें 1000वें स्थान, तो 1 2 3 4, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये रहा हमारा 1000वां। अब जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 की घात 3। आपको बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। 5 की घात 3, आपको कहोगे जी सर 5 की घात 3 और में गुणे 2 की पावर 1001। बेटा इसको थोड़ा सा दिमाग अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लेना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर हम इसको 5 की घात 3 और में गुणे अगर हम इसको कर लें, और इसमें अगर हम देखें तो इसको लिखें 2 की घात 3 और में गुणे 2 की घात 998। तो आपको पता है इस 5 दूनी 10, आपको कहोगे जी सर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 की घात 3 करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1000। अब ये 3 अंक तो हो ही गए 0 में। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और 1000वां स्थान जो होता है वो चौथा अंक होता है। 3 तो 0 हो गए। अब इसमें हम क्या करेंगे? केवल इसका अंतिम अंक देख लेंगे। तो 98 में हम जैसे ही 4 से भाग कराएंगे तो 4 दूनी 8, बचे कितने? 1, 4 चौको 16, बचे कितने? 2। अब 2 की पावर 2 कराएंगे, आप कहोगे सर जी कोई टेंशन नहीं, इसमें होगा 4। अतः इसका 1000वां स्थान जो होगा वो 4 ही बन जाएगा। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, है ना? क्लियर है बच्चे? अब देखिए 8वां देखिए सवाल है, ये थोड़ा सा एसएससी ने पूछा है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन से निपटा दीजिए। देखिए 3 का गुणा बच्चे अगर हम 6 से करेंगे तो तिछाक 18, 8 में गुणे n। अब कह रहा है इसका इकाई अंक n+2 है। अगर हम इकाई का अंक n+2 तो n का मान क्या है? अगर हम इसमें देखिए इसको ऑप्शन से ही लगाना है। n का मान अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो 1 8 एकन 8। अब यहाँ पर अगर n का मान 8 हो जाएगा तो 8 और 2 10, जो कि इकाई अंक कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इकाई अंक हमेशा सिंगल डिजिट में ही होगा। तो इसकी तो खेल, यानी इसका 1 का तो खेल खत्म हो सकता, 8 का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 8 8 64, और इधर से मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि 2 अंकों में n कभी हो नहीं सकता। 3 को देखते हैं। अगर हम n का मान 3 देखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि 8 में गुणे 3 और 8 तिया 24। अब जरा देखिएगा कि अगर हम इसको देखें, अब n का मान 3 है और इकाई अंक क्या कह रहा है? n+2 है। तो इकाई अंक 3 दूनी 3 और 2 5, जो कि 8 के बाद हो नहीं सकता। मेरी बात समझो, क्योंकि हमें ऐसा भी तो देखना है कि जो 8 के गुणे में आए। अब n का मान अगर हम 3 रख देंगे तो n+2, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5, और 8 के गुणे में ऐसी कोई संख्या ही नहीं जो 5 तक पहुंचे, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो फिर सीधी सी बात है, यही है। और बाकी हम इसको रखने का भी प्रयास करें तो अगर हम n की जगह पर 6 रख लें, n की जगह पर कितना रख लें बच्चे? 6 रख लेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 8 छंग 48, 8 छंग 48 कितना हो जाएगा? 8 छंग यहाँ पर 8 छंग कितना हो जाएगा? 48। अब बेटा जब 48 होगा तो इसका मतलब ही हो जाएगा कि n का और इसका इकाई अंक n+2 है, तो 48 है, इकाई अंक इसका 8 आ जाएगा, और n की जगह पर अगर हम 6 और 2 8 यानी मैच करके, यानी आंसर भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख दें। अगला क्वेश्चन, अब इसमें बेटा इसमें ऊपर है, ये है, जरा इसको देखिए बेटा, इसमें बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए
एक हमें 5 भी दिखाई पड़ रहा है और 5 के ऊपर चाहे जितना नाचो कूदो वो बेटा 5 ही रहता है। मैंने अभी आपको बताया कि 5 के ऊपर चाहे कुछ लगा हो वो बेटा 5 ही रहने वाला है। ये कितना रहने वाला है? 5। ठीक है, 5 के ऊपर चाहे कुछ भी करो ये 5 ही। और आपको पता है इसमें सम संख्याएं एक एक नहीं, दो नहीं, तमाम संख्याएं, तो ये कुल मिला के सबको जीरो कर देगा। अगर 5 को अगर सम मिल गया तो वो अपनी मनमानी करता है। 5 को अगर सम मिल गया तो वो इकाई अंक जीरो कर देगा, और 5 को अगर कहीं विषम मिल गया तो वो 5 ही रखेगा, ज़्यादा नहीं होने देगा। इसमें जरा देखिए 98 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो अभी अभी आपने देखा इसका इकाई अंक क्या बनेगा बेटा, रिमाइंडर बनेगा 2, क्योंकि 16×96 बेटा इसको अगर हम देखेंगे, अगर 98 में 4 से भाग कराएंगे तो कितना होगा कि 4 दूनी 8, 4 दूनी और 4 चौको 16, 2 बनेंगे। और 89 में बेटा जैसे ही हम 4 से भाग कराएंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी यानी 1 बनेगा। अब आप कहोगे सर जी अब क्या करें? तो 3 की घात 2 यानी 9 - 3, और 9 में से 3 गए 6, बात खत्म होती है, इकाई अंक 6 हो जाएगा। अब इसमें बड़ा आसान है। अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल में अगर कभी भी घातें 4 से ज़्यादा हैं, घातें फैक्टोरियल के अंदर अगर 4 से ज़्यादा है तो उसमें 4 का भाग जाना ही ये श्योर है। तो अब जब इसमें भी 4 का भाग जाएगा, इसमें भी 4 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब है इकाई अंक की घात को हम बनाएंगे 4। तो बेटा 3 की घात 4 में गुणे 4 की घात 4। अब 3 की घात 4 करोगे, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, यानी 3 की घात 4 करोगे तो यूनिट डिजिट 1 होगा। 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81 यानी 1। और 4 की घात जब सम होती है तो उसका इकाई अंक क्या होता है? 6 होता है। 4 की घात जब सम होती है तो उसका इकाई अंक 6 होता है। तो 6 एकन 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6। अब इसमें आप लोग जान सकते हो कि इसमें हमें यहाँ से तो लेना देना नहीं है कि फैक्टोरियल 5 जब मिल जाता है ये सब का इकाई अंक 0 ही होने वाला है। फैक्टोरियल 5 जैसे ही दिखाई दे जाए, यानी 4 के बाद कोई भी फैक्टोरियल दिखाई दे जाए, वो इकाई अंक 0 ही होता है। हमें कैलकुलेशन सिर्फ यहीं तक करनी है। 1 का मतलब 1, 1 एकन 1 प्लस 1 एकन 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल होगा तो 2 गुणे 1 यानी 2 एकन 2। और फैक्टोरियल 3 का मान निकालोगे तो बच्चे आप कहोगे 3 में गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 एकन 6। और फैक्टोरियल 4 का मान बच्चे निकालोगे तो 4 में गुणे 3 में गुणे 2 में गुणे 1, 4 तियो 12, 2 2 दूनी 4 यानी 4। अब जरा देखिए 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, और 13 का इकाई अंक 3, यानी इसका भी जो आंसर बनेगा वो 3 होगा। बच्चे मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने आज यूनिट डिजिट बताने का प्रयास किया, और बहुत ही कम समय में मैंने स्पीड में इस वीडियो को समाप्त करने का प्रयास किया है। अगर फिर भी कोई समस्या लगे तो मैं आप लोगों को फिर से समझाने को तत्पर हूँ। इसमें कोई भी समस्या लगे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए यहीं पे धन्यवाद।